हिमाद्री अपनी धुन में चला जा रहा था। वैसे तो उसे कार ड्राइव करना बचपन से आता था, किंतु पहाड़ी रास्तों पर विशेष ध्यान देना होता है। पहाड़ों से हिमाद्री को विशेष लगाव था। जब छोटा था तो वह मम्मी पापा से जब भी छुट्टी पड़ती पहाड़ों पर जाने की जिद करता था। पापा की मृत्यु के बाद हिमाद्री और उसकी मम्मी दोनों ही रह गए। विरासत में उसे अपने पापा का बहुत बड़ा बिजनेस संभालने को मिला। बिजनेस के झंझटों से जब भी हिमाद्री को समय मिलता अपनी मम्मी के साथ हिल स्टेशन निकल जाता था। लगभग सारे ही अच्छे हिल स्टेशन कई कई बार देख चुका था, लेकिन फिर भी उसे एक ऐसे पर्वतीय स्थल की तलाश थी जहां वह हो, चारों ओर प्राकृतिक छटा हो और शांति ही शांति हो। नवंबर में उसकी शादी तय हो गई थी। वह शादी से पहले अपने जीवन की यह अभिलाषा भी पूरी कर लेना चाहता था। हिमाद्री के मित्रों ने उसे कई सुदूर भारत के हिल स्टेशन का नाम सुझाया, परंतु ज़्यादातर मित्रों ने बताया, ऐसा कर यार, तू धर्मशाला, धनौल्टी, भूटान या कौसानी चला जा। जैसा प्राकृतिक वातावरण तू चाहता है वैसा शायद तुझे वहाँ मिल जाए। अंत में कौसानी जाना ही तय हुआ, क्योंकि कौसानी उनके शहर से काफ़ी पास था। कौसानी में रुकने के लिए हिमाद्री ने ऑनलाइन होटल चेक किए और अंत में कौसानी से 5 किलोमीटर दूर रिवर व्यू होटल का चयन किया। इस चयन का कोई खास कारण नहीं था, बस उसके भीतर की आवाज़ ने उसे इस होटल की ओर आकर्षित किया। हिमाद्री ने मम्मी को अपने कौसानी चलने का 1 हफ्ते का प्रोग्राम बताया। कौसानी का नाम सुनते ही मम्मी बहुत परेशान सी हो गई। उन्होंने हिमाद्री को टालते हुए कहा, क्या मतलब? कौसानी में कोई देखने की जगह है? चलना ही है तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, इनमें से किसी जगह पर चलो, पर कौसानी हरगिज नहीं। मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी वहां जाने की। अंत में नैनीताल जाना तय हुआ, किंतु जिस दिन जाना था उस दिन हिमाद्री के चाचा और चाची आ गए। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, अपना प्रोग्राम तुम रद्द मत करो। जब तुमने प्रोग्राम बना ही लिया है तो तुम हो आओ। मैं और तुम्हारे चाचा चाची यहाँ खूब गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे। तुम हो आओ। अक्टूबर का महीना था। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति स्वयं सारे पेड़ पौधे और पर्वतों को नहला दिया है। प्रायः अक्टूबर के महीने में वर्षा होनी बंद हो जाती है और पेड़ पौधे, पर्वत श्रृंखलाएं सब साफ साफ एक विशेष चमक के साथ नजर आते हैं। चक्कर काटती हुई सड़कें गोल गोल नीचे तक दिखाई दे रही थी, जो मन में भय और रोमांच पैदा करती हैं। रास्ते में पहाड़ की ऊपर की चोटियों से नीचे आते सफ़ेद दूध से झरने के शुद्ध जल की छटा देखते ही बनती थी। नैनीताल अब कुछ ही दूर रह गया था कि अचानक हिमाद्री ने सीधे हाथ को जाता तीर का एक निशान देखा। हिमाद्री ने एक्सीलेटर कम किया और हल्के से ब्रेक लगाया और उस तीर के निशान की तरफ देखा। वहाँ एक होर्डिंग लगा हुआ था, कौसानी 15 किलोमीटर। हिमाद्री सोच में पड़ गया, सीधे जाऊं या दाहिने। अंत में उसका प्रकृति प्रेम जीत गया और हिमाद्री ने गाड़ी दाईं ओर घुमा दी, कौसानी की ओर, इस बात से अनभिज्ञ कि ये उसका फैसला था ही नहीं, बल्कि कोई शक्ति थी जो उसे कौसानी की तरफ खींचे ले जा रही थी। कौसानी जाने वाली सड़क इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि नैनीताल वाली सड़क। 5 किलोमीटर चलने के बाद हिमाद्री ने देखा सड़क के दोनों ओर घने जंगल शुरू हो गए थे। दोनों तरफ पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें दिखाई दे रही थी। हरियाली पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। सड़क पर चलने वाला ट्रैफिक बहुत कम हो गया था। अब 5-6 किलोमीटर दूर कोई चाय की टपरी या इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। कौसानी पहुंचकर हिमाद्री ने देखा, अन्य पहाड़ों की अपेक्षा कौसानी काफ़ी छोटी जगह है। जनसंख्या की अपेक्षाकृत काफ़ी कम लग रही थी। कौसानी में रुकने के लिए वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रिवर व्यू होटल हिमाद्री को सबसे अच्छा लगा था। यह होटल उसने पहले ही ऑनलाइन से चुन रखा था। एक तो यह होटल आबादी से थोड़ा दूर था, दूसरा होटल के बिल्कुल पास से झरने की धारा, जो बहुत ऊंचे पहाड़ से दूध की तरह कलरव करती, नागिन की तरह लहराती हुई, अटखेलियाँ करती, खन खन का शोर करती, पर्वतीय नदी का रूप लिए निरंतर बह रही
झरने का जल इस कदर साफ था कि उसकी तुलना गंगोत्री की जलधारा से की जा सकती है। वहीं छोटा सा गोल चबूतरा बनाकर फूस और खपरेल की छत तैयार की गई थी और उसके नीचे बैठने के लिए एक मेज, 4 कुर्सियां डाल दी गई थी। हिमाद्री को लगा उसके जीवन की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। हिमाद्री उसी होटल में रुक गया और खाना खाकर छप्पर के नीचे रात होने तक प्रकृति की अनुपम छटा को निहारता रहा। जब दिन छिपने लगा तब हिमाद्री अपने कमरे की तरफ चला, पर अचानक उसके कदम ठिठक गए। हिमाद्री के कदमों से महज 5 इंच दूर एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। उसने अपने मुंह में बड़े से मेढक को दबाया हुआ था। हिमाद्री को लगा कि सांप उसी की ओर देख रहा है। अनायास ही हिमाद्री की चीख निकल गई। ओह शिट! गेट पर खड़ा गार्ड तुरंत दौड़कर आया और बोला, क्या बात है साहब? फिर उसकी नज़र उस सांप पर पड़ गई। वह बोला, कोई बात नहीं साहब, जंगल है, बिच्छू सांप ये तो यहाँ पे निकलते ही रहते हैं। हिमाद्री ने गुस्से में कहा, क्या बात कर रहे हो? अपना अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता तो सीधा सांप पर पड़ता। गार्ड ने कहा, साहब, जब तक इसके मुंह में शिकार है यह मुंह नहीं खोलता। यहाँ काफ़ी हरियाली और पेड़ों के जंगल हैं, यहाँ सब ये चीज़ें मिलती ही रहती हैं। सांप, बिच्छू और जोक यहाँ बहुत आयत में पाए जाते हैं। यहाँ के बिच्छू तो सांप से भी अधिक जहरीले होते हैं। जोक अगर चिपट जाती है तो छोड़ती ही नहीं है। हिमाद्री ने कहा, यार वैसे ही मेरी हालत ख़राब है, तू मुझे और मत डरा। इस सांप को फेंक कर आओ और ज़रा मेरा कमरा भी चेक कर लेना। हिमाद्री उत्सुकतावश वहीं खड़ा रहा, सांप को घूरता रहा। इधर सांप भी जैसे हिमाद्री को घूरता रहा, कुंडली मारे बैठा रहा। क्या इसे मार दोगे? हिमाद्री ने गार्ड से पूछा। नहीं साहब, हरियाली बहुत है, कहीं छोड़ देंगे। कहते हुए गार्ड अपने साथी द्वारा लाई गई छड़ी से सांप को छेड़ने लगा। अगले ही पल सांप धीरे धीरे आराम से गार्ड की छड़ी पर चढ़ गया। कमाल है, गार्ड चकित होते बोला, 25 साल में पहली बार इतना सज्जन सांप देखा है। बिना किसी झगड़े के चलने को तैयार हो गया। इसे आप जरूर पसंद हैं, देखिए आप ही को देखे जा रहा है। हंसता हुआ गार्ड सांप को लेकर चला गया। इसके पश्चात हिमाद्री अपने कमरे में चला गया। होटल का कमरा आजकल के होटलों के कमरों की अपेक्षा कम सुविधाजनक था, लेकिन हवादार और ज़्यादा बड़ा था। 5-6 घंटे कार चलाने के कारण हिमाद्री बहुत थका हुआ था, अतः उसने कमरे की बत्ती बुझाई और लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उस रात हवाएं जोर से चल रही थी। हिमाद्री की आंखें लगे अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसकी नींद खुल गई। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है, उसे छूने का प्रयास कर रहा है। उसे लगा उस कमरे में उसके सिवा भी और कोई है। हिमाद्री चौंक कर उठ गया। थोड़ा घबरा कर उसने सारी लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने देखा गेट बंद था। कमरे की खिड़की से झांक कर उसने देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। बाहर बरसात हो रही थी और नदी का हल्का मध्यम संगीत सुनाई पड़ रहा था। चबूतरे पर वैसे ही 4 कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन मेज के ऊपर उसे कुछ काला सा साया नजर आया। गौर से देखने पर उसे ऐसे लगा जैसे इंसान की परछाई है। हिमाद्री चौंक गया। आंखें मलकर गौर से देखने की कोशिश करने लगा, परंतु अगले ही पल वो परछाई मिटने लगी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। हिमाद्री का ध्यान नदी की तरफ गया। वहां उसने देखा सफ़ेद साड़ी में एक आकृति नजर आई। हिमाद्री थोड़ा भयभीत हो गया। उसने कांपते हाथों से कमरे का गेट खोला और बाहर आ गया। बाहर लॉन में भी होटल की लाइट्स का समुचित प्रबंध था। वहाँ उसे छप्पर के नीचे या नदी में कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा जैसे सब उसका भ्रम है। सांप को कमरे में घुसने से पहले उसने देख लिया था, उसके डर के कारण यह सब हो रहा है। अगली सुबह हिमाद्री की बात सुनकर मैनेजर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। संभलते हुए बोला, नहीं साहब, ये पक्का आपका भ्रम होगा। कल आप काफ़ी थके हुए थे, हो सकता है इस कारण आपने कोई सपना देखा हो। इस होटल में तो आज तक कोई ऐसी शिकायत किसी ने करी नहीं।
मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए हैं। सब कुछ भ्रम मानकर हिमाद्री कोसानी की पगडंडियों पर घूमने निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर निकल आया। हल्की हल्की ठंड थी, शीतल मंद सुगंध चल रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। छोटे छोटे खेत नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते हुए मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे गद्दे बिछा दिए हों। हिमाद्री इस पूरे मंजर को अपने मन में बसा लेना चाहता था। उसने अपने कैमरे से सैकड़ों फीटे खींचे। कुछ खेतों में भोले भाले पहाड़ी किसान रुपाई गोड़ाई कर रहे थे। उनमें से कुछ से हिमाद्री ने बात भी करी। रास्ते में कुछ साधुओं ने अपनी कुटियां बना रखी थी, जिनमें वो ईश्वर की आराधना में लीन थे। पेड़ पर बैठे विभिन्न प्रजातियों के चिड़िया, तोते, मोर, कबूतर आदि बरबस हिमाद्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हिमाद्री जब काफी थक गया और दिन हल्का हल्का छिपने लगा, तब वह होटल की तरफ वापस मुड़ लिया। वह सांप, बिच्छू, जोंक से बहुत डरा हुआ था, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। तभी उसे अपने पीछे पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज आई। उसे लगा जैसे कोई पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे भय लगने लगा था। मन ही मन उसने अपने आप को कोसा कि क्यों उसने चलने में इतनी देर की। हिमाद्री ने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। उसे अभी भी लग रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। हिमाद्री तेजी से घूमकर रुक गया। उसने महसूस किया कि कुछ न कुछ तो उससे जरूर टकराया है, लेकिन दुखाई कुछ भी नहीं दिया। वह अपनी गलती पर पछता रहा था। होटल का रास्ता उसे लंबा लग रहा था। उसने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली। तभी उसने देखा एक सांप एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर गया। उसे लगा वह दोनों तरफ से फंस गया है। आगे सांप बिच्छुओं का डर और पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है। भयभीत हिमाद्री तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वह बहुत थक गया था। उसी समय उसे होटल का गेट नजर आ गया और गेट पर एक दरबान दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वो जैसे तैसे गेट तक दौड़ता रहा। दरबान एकदम बौखला गया। अरे शब, क्या हुआ? असली बात छुपाते हुए हिमाद्री ने कहा, दौड़ते दौड़ते थक गया था, कोई बात नहीं है। आज सोने से पहले हिमाद्री ने थोड़ी सतर्कता बरती। अपने आप कमरे की खिड़की दरवाजे बंद किए और कमरे में थोड़ा सा प्रकाश बढ़ा दिया। हिमाद्री ने नित्य की भांति ईश्वर का ध्यान किया और सो गया। रात लगभग 2 बजे कुछ शोर सुनाई पड़ा। हिमाद्री की नींद खुल गई। उसने गेट की ओर देखा। खिड़की ध्यान से देखे, दोनों पूर्व की भांति ठीक से बंद थे। हिमाद्री ने सोचा क्यों ना इस सब का वीडियो बना लिया जाए। इसलिए हिमाद्री ने खिड़की की ओर रुक करके वीडियो ऑन कर दिया, ताकि जो कुछ भी हो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। हिमाद्री ने पानी पिया और पुनः सो गया। हिमाद्री इतनी हल्की नींद में था कि उस हल्के से स्पर्श से ही उसकी नींद खुल गई, पर वह भय के कारण चुपचाप लेटा रहा। अध खुली आंखों से उसने धुंधली सी महिला की आकृति देखी। उस पल हिमाद्री इतना भयभीत हो गया कि अकड़ सा गया, पर चुपचाप लेटा रहा। उसने चादर में हल्की सी सरसराहट महसूस की। अपने डर को अपनी शक्ति बनाकर हिमाद्री ने कंपन भरे स्वर में कहा, कौन है? प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हिमाद्री ने महसूस किया कि 2 आंखें लगातार उसे घूर रही हैं। हिमाद्री भयभीत हो गया। उसे वह धुंधली सी आकृति जानी पहचानी सी लग रही थी। वह आकृति धीरे धीरे दूर होती गई, पर हिमाद्री उसे अपने मन में कैद कर लेना चाहता था। सुबह नींद खुलते ही हिमाद्री चौंक कर उठा। 9 बजे थे। इतना लेट तो वह कभी भी नहीं उठता। उसने खिड़की से झांककर नदी की ओर देखा। सब कुछ और दिनों की जैसा ही था। उसने ब्रश किया और रूम सर्विस को चाय लाने के लिए कहा। हिमाद्री सोचने का प्रयास कर रहा था, रात को जो उसके साथ हुआ है वह वास्तव में हुआ है या उसने सपना देखा है। हिमाद्री को याद आया कि रात में उसने लैपटॉप वीडियो ऑन करके सोया था। उसने तुरंत वीडियो ऑन किया,
लेकिन ये देखकर दंग रह गया कि सिवा कुछ हवा के झोंकों के वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वह और अधिक भयभीत हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं यह भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। वह दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा, उसने उस धुंधली सी आकृति को कहाँ देखा है। तभी रूम सर्विस ने गेट पर खटखट की। हिमाद्री ने दरवाज़ा खोल दिया। एक बूढ़ा सा पहाड़ी वेटर चाय की ट्रे लेकर आया। चाय टेबल पर रखते हुए उसने कहा, साहब जी चाय बना दूं क्या? हिमाद्री ने कहा, नहीं रहने दो, मैं खुद बना लूँगा। वेटर जाने लगा तो अचानक हिमाद्री ने उसे रोक कर पूछा, आपकी उम्र बहुत हो गई है, यहाँ होटल में काम करते हुए कितना साल हो गए? साहब जी 40 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पर काम करते हुए। हिमाद्री को लगा शायद जिस पहेली को सुलझाने का वह प्रयास 2 दिन से कर रहा था उसका जवाब इस वेटर से मिल जाए। हिमाद्री ने वही सब वेटर से पूछा जो मैनेजर से पूछा था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए वेटर बोला, साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। हिमाद्री को लगा कि वेटर कुछ छुपा रहा है। उसने कहा, ठीक है जाओ, अगर कुछ याद आए तो बताना, कुछ इनाम वगैरह भी मिल जाएगा। वैसा आपका नाम क्या है? वेटर ने अपना नाम बहादुर बताया। चाय पीने के बाद हिमाद्री गाउन पहनकर छप्पर के नीचे बैठ गया और नदी का मधुर संगीत सुनने लगा। हिमाद्री ने सोचा आज दूसरे रास्ते से कुसानी की सैर की जाए। होटल वालों बताया इसी रास्ते पर कुछ दूर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुमित्रानंदन पंत साहित्य लिखते थे। इस रास्ते में भी प्रकृति नियामत बरतने में कोई कमी नहीं करी थी। एकांत में चारों ओर हरियाली देवदार के वृक्षों की कतार एक मनोमोहक दृश्य पैदा कर रहे थे। हिमाद्री ने वह स्थान भी देखा जहाँ सुमित्रानंदन पंत काव्य साहित्य लिखा करते थे। वास्तव में यहाँ इतना शांत पूर्ण वातावरण था कि कोई भी कागज कलम लेकर बैठ जाए तो कुछ न कुछ लिखना तो सीख ही जाएगा। उसी के पास में एक महात्मा की कुटिया थी। हिमाद्री ने उनसे बात की और थोड़ी देर में उनसे इतना प्रभावित हो गया कि होटल में जो उसके साथ 1-2 दिन से घट रहा था उसे सब बता दिया। महात्मा जी बोले, घबराओ मत चेला, हम अपनी शिष्या के साथ में अभी आपके होटल चलेंगे और आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। आपको तनिक भी चिंता या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगता है उस कमरे में कोई शैतानी साया है, उसे भगाने के लिए मुझे आपके कमरे में चलना होगा। साधु ने होटल के कमरे में आकर अपनी चटाई बिछाई और शिष्या से कहा, छोटा हवन कुंड और हवन सामग्री डालकर यहाँ रखो। साधु ने हिमाद्री से कहा, अपने शरीर से सभी चमड़े की वस्तुएं बाहर निकालकर यहाँ रख दो। हिमाद्री ने आज्ञा मानते हुए बेल्ट पर्स निकाल कर रख दिया। छोटा सा हवन करने के बाद साधु ने 2-3 बार चीख चीख कर कहा, दुष्ट आत्मा तू भाग जा, तू भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अचानक शिष्या चीख उठी, जाती हूँ। कुछ देर पश्चात साधु ने कहा, दुष्ट आत्मा का साया यहाँ से जा चुका है। अब तुम 10 मिनट गायत्री मंत्र का श्रद्धा के साथ आंखें मूंद कर जाप करो। याद रखो, आंखें मत खोलना वरना आत्मा वापस आ जाएगी। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। हिमाद्री ने महात्मा के वचनों का पालन किया और गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। 10 मिनट जाप करने के बाद जब हिमाद्री ने आंखें खोली तो वह आश्चर्य में पड़ गया। जो उसने सोचा नहीं था वह हो गया। न वहाँ पर दूर साधु था न उसकी शिष्या। दोनों हिमाद्री का कीमती सामान लेकर भाग निकले थे। हिमाद्री ने जल्दी से अपने जूते पहने और गेट की ओर भागा। गेट पर एक चौकीदार जैसा आदमी खड़ा था। उससे पूछा, क्या इधर से अभी कोई साधु और एक उसके साथ शिष्या निकली है? गेट कीपर ने विपरीत दिशा में इशारा करके बताया, वह लोग इस दिशा में गए हैं। हिमाद्री को लगा कि यह चौकीदार भी उनसे मिला हुआ है और गलत दिशा बता रहा है। हिमाद्री उसी दिशा में गया जहां उसका आश्रम था, लेकिन आश्रम में कुछ भी नहीं था। अब हिमाद्री को आभास हुआ कि चौकीदार सही कह रहा था, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। हिमाद्री को अपनी अकल पर तरस आया। वो दिन दहाड़े ठगा गया था। हिमाद्री ने होटल के मैनेजर को बताया
तो उसने 2 वेटर साधु को तलाश करने के लिए भेजे। मैनेजर ने हिमाद्री से कहा, अगर आप चाहें तो पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन हिमाद्री बिल्कुल भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। जाने दीजिए, होटल का पेमेंट मैं कार्ड से कर दूंगा, कहते हुए हिमाद्री अपने कमरे में चला गया। हिमाद्री सोच रहा था कि जैसी जगह, जैसा परिवेश वह चाहता था, मिल तो गया, पर पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा था उससे वह काफ़ी डरा हुआ और परेशान था। उसने मैनेजर से कह के अपना रूम चेंज करा लिया। रात में सोने से पहले उसने गेट, खिड़की, रोशनदान आदि सभी को ध्यान से देखा और बंद किया। उसके बाद ही बेड पर लेटा। एक पत्रिका पढ़ते हुए उसे नींद आ गई। अभी सोए हुए थोड़ी देर ही हुई थी, उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। हिमाद्री एकदम बौखला कर उठा और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बत्तियां जला दी। बाथरूम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नल पानी बूंद बूंद करके टब में गिर रहा था। हिमाद्री ने मजबूती से नल को बंद किया और बाथरूम बंद करके अपने बेड पर आ गया। हिमाद्री सोना ही चाहता था कि दोबारा बाथरूम से टप टप की आवाज़ आने लगी। ये क्या चक्कर है? मन ही मन हिमाद्री ने सोचा और पुनः बाथरूम में गया। इस बार वॉश बेसिन का नल टपक रहा था। हिमाद्री ने जैसे ही वॉश बेसिन का नल बंद करके शीशे में अपना मुंह देखा तो वह टकरा गया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई आकृति खड़ी हुई है। शीशे में उससे पीछे कोई महिला निहार रही है। हिमाद्री तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मन ही मन स्वयं को गाली देते हुए हिमाद्री ने कहा, तुझे इतना भ्रम क्यों हो रहा है बे? डरावनी पिक्चरें देखना बंद कर दे। ऐसा वास्तव में हो रहा है या तेरे मन का वहम है? हिमाद्री की हवा खराब हो गई थी। उसका रोया रोया खड़ा हो गया था। वह तुरंत बाथरूम बंद करके कमरे में आ गया। खिड़की दरवाजे बंद कर वह पुनः बेड पर बैठ गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हिमाद्री ने ट्यूबलाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया। कमरे में दूधिया रोशनी फैल गई। हिमाद्री 2 तकिए से रहने लगाकर आराम की मुद्रा में आ गया, लेकिन अब जो हिमाद्री ने देखा वह वास्तव में धमनियों में रक्त जमा देने वाला था। दूधिया प्रकाश में हिमाद्री से 2 फीट दूर एक महिला की आकृति प्रकट हो गई। वह दोनों हाथ फैलाकर हिमाद्री की ओर अपनी ओर बुला रही थी। पहली बार हिमाद्री को स्पष्ट शब्द सुनाई पड़े, मेरे पास आओ, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हिमाद्री सिर से लेकर पांव तक सिहर उठा। इसी तरह से हिम्मत करके वो बिस्तर से उतरा और तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया, जहां उसे राहत महसूस हुई। बाहर सब कुछ ठीक लग रहा था। सब पेड़ पौधे होटल के तेज प्रकाश में नहाए हुए थे। हिमाद्री ने अनुभव किया कि ज़्यादा रोशनी में न साया दिखाई देता है, न आवाज़ें। भय का प्रमुख कारण अंधेरा है। अतः उसने निश्चय किया कि वह कमरे में जाएगा ही नहीं। होटल की 2 आराम कुर्सियों पर पैर फैलाकर आराम की मुद्रा में बैठ गया। 4 बजे के लगभग जब उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई, तब वह अपने रूम में गया और लेटने से पहले कमरे की सारी लाइटें जला दी। लेटते ही उसे तेज नींद आ गई। सुबह के 7 बजे के लगभग उसने अपने रूम के बाहर आवाज़ें सुनी। हिमाद्री फ्रेश होकर बाहर निकला तो एक और आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हिमाद्री का सारा सामान जो लंपट साधु लेकर भाग गया था, वहीं सही सलामत रखा था। सामान के ऊपर एक सफ़ेद कागज़ था, जिस पर लिखा था, आत्मा महान है, वह हमें माफ़ करे। हिमाद्री अपना सामान देखकर हतप्रभ रह गया, लेकिन उससे भी अधिक अचरज उसे उस सफ़ेद कागज़ पर लिखे हुए शब्दों से हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर यह चक्कर क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तभी गेट पर खड़ा गार्ड दौड़ा हुआ हिमाद्री के पास आया और बोला, साहब, एक साधु आया था और वह सामान रखकर चला गया। बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने कहा साहब को जगा दूं, तो बोला नहीं, बस सामान वापस करने आया था, बस रख के जा रहा हूँ। हिमाद्री बहुत दुविधा में था।
वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इतना तो वह समझ गया था कि जो भी है साया उसका हितैषी है। वह नहा धोकर कपड़े चेंज करके बाहर छप्पर के नीचे बैठ गया। अभी तक बहादुर ने जिससे हिमाद्री को बहुत आशा थी उसे कुछ नहीं बताया था। थोड़ी देर में हिमाद्री ने देखा बहादुर चबूतरे की ओर ही आ रहा है। हिमाद्री को आशा की किरण नजर आई। बहादुर ने आकर बताया, हाँ साहब, याद आया। आज से 25 बरस पहले काशीपुर से एक परिवार आया था। एक साहब थे, उनके साथ 2 महिलाएं थीं, जिनमें से एक सफ़ेद साड़ी पहनती थी। उनके पास 1.5-2 साल का बच्चा था। बच्चा बड़ा ही प्यारा था। बहादुर सोचता हुआ कुछ रुक गया, शायद अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहा था। हिमाद्री ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हाँ हाँ बहादुर, आगे बताओ। हाँ साहब, बता रहा हूँ। तो उस समय नदी बड़ी चढ़ी हुई थी। क्या मतलब नदी चढ़ी हुई थी? हिमाद्री ने पूछा। साहब, पहाड़ी नदी एक ही मिनट में सूख जाती है तो अगले ही पल बारिश पड़ जाए तो विकराल रूप धारण कर लेती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी मेम साहब अपना मुंह हाथ धोकर अब कपड़े संवार रही थी कि अचानक नदी ने भयानक रूप धारण कर लिया और मेम साहब उसमें बहती चली गई। उनका बेटा यहीं खड़ा हुआ था, तब ऊपर छप्पर भी नहीं था। बच्चा यहीं खड़ा बुरी तरह से रो रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। हम लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत पूरी कोशिश की, पर वह बहती चली गई। बाद में साहब ने उन्हें तलाशने के लिए बहुत पैसा लगाया, पर उनका मृत शरीर कहीं नहीं मिला। बाद में साहब कई बार आए भी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इतना कहकर बहादुर चुप हो गया। हिमाद्री समझ गया कि ये कुछ छुपा रहा है। जेब से कुछ पैसे निकालकर हिमाद्री बोला, ये लो बहादुर, और बताओ तुम्हें क्या पता है? कुछ सोच कर बहादुर बोला, साहब, होटल के मैनेजर ने आपको बताने से मना किया था, पर आप पहले इंसान नहीं हैं जिसने उस औरत को देखा है। पहले भी कुछ गेस्ट नदी के किनारे सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक अनजान साये को देख चुके हैं साहब, जो उनके देखते ही लुप्त हो जाता था। परंतु कभी भी किसी गेस्ट ने होटल के कमरे में साया देखे जाने की बात नहीं करी। बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर, तुमने काफ़ी हद तक मेरी उलझनें सुलझा दी हैं। बहादुर ने मना किया, किंतु हिमाद्री ने जबरदस्ती रुपए उसकी पॉकेट में रख दिए। वास्तव में पहेली सुलझने की जगह और अधिक उलझ गई थी। हिमाद्री घंटों बैठा सोचता रहा कि उस साये से उसका क्या रिश्ता है। अंत में हिमाद्री ने माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि वह बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ है। क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है हिमाद्री? तू नैनीताल से ही बोल रहा है ना? नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं कोसानी में रिवर व्यू होटल में ठहरा हुआ हूँ। क्या? ये तूने क्या किया बेटा? मैंने तुझे कोसानी जाने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों गया तू वहां पर? हिमाद्री ने माफी मांगते हुए माँ को संक्षेप में बताया जो उसके साथ 1-2 दिन से घट रहा था। माँ, मुझसे गलती हो गई है, पर यह चक्कर है क्या? ठीक है बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं शाम तक वहां पहुंच रही हूँ। तूने कुछ गलत नहीं किया है, तू बस मेरा इंतजार करना, वहां मैं आ रही हूँ। हिमाद्री को माँ की बातों से बहुत तसल्ली मिली और वह नए सिरे से घटनाक्रम के विषय में सोचने लगा। उसने जब दिमाग पर अधिक जोर डाला तो उसे याद आया, जब वह 10-12 साल का था तो उसे स्टोर रूम से एक फ़ोटो मिली थी। वह एक संभ्रांत महिला की तस्वीर थी और जब माँ ने हिमाद्री को उस फोटो के साथ देखा था तो उसे बहुत डांटा था और फोटो उससे ले ली थी। कल रात कमरे में जो साया उसने देखा था उसमें और बचपन में देखी उस फोटो में उसे समानता दिख रही थी। हिमाद्री माँ रात के 8 बजे होटल पहुंच गई। उनके साथ पुरोहित जी भी थे, जिन्हें देखकर हिमाद्री को खासा आश्चर्य हुआ। हिमाद्री ने होटल का एक कमरा पुरोहित जी के लिए बुक करा दिया। पुरोहित जी ने अपने कमरे में आकर हिमाद्री को एक पर्चा देते हुए कहा, यह सामान कल सुबह जितनी जल्दी हो सके मंगवा लेना।
कल शांति पाठ और हवन करना है। हिमाद्री ने अपने कमरे में आकर माँ से पूछा, यह सब क्या है माँ? पुरोहित जी क्यों आए हैं? कौन है वह साया जो रात में मुझे दिखाई देता है? पूरे आदर से उनका जिक्र करो और देखो, इस फोटो को तुमने कहीं देखा है क्या? हिमाद्री ने फोटो देखकर पहचान लिया और बोला, हाँ माँ, यही तो वह फोटो है जो मुझे स्टोर रूम में दिखी थी और इन्हीं से मिलता जुलता साया कल रात मैंने देखा था। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह सुनकर हो सकता है तुम विचलित हो जाओ, या यह भी हो सकता है कि तुम मेरे बारे में कुछ और धारणा बना लो, पर आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई का ज्ञान हो जाए। बहादुर ने जो कहानी तुम्हें सुनाई है ना, वह बिल्कुल सत्य है बेटा। यही हुआ था। हम लोग नदी के पास चादर बिछाकर बैठे हुए थे। तुमने थोड़ा थोड़ा ही चलना सीखा था, एक दो शब्द भी बोल लेते थे। पद्मिनी भी हमारे साथ ही बैठी थी। वह तुम्हारे कपड़े और अपने हाथ धोने नदी के पास गई थी और अचानक कुछ अनहोनी घटी। उसका एक पैर फिसला और पानी का तेज बहाव आया तो वह नदी में बह गई। हम लोग बहुत दिनों तक उस होटल में रुके रहे। पद्मिनी का मृत शरीर तलाशने के लिए दूर दूर से कुशल पोता को बुलाया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। थक हार कर हम तुम्हें लेकर काशीपुर आ गए। तो क्या वह मेरी? हाँ बेटा, पद्मिनी तुम्हारी माँ ही थी और मेरी सगी छोटी बहन। हो सकता है कि तुम्हारी परवरिश में हमने कोई कमी रह गई हो, पर अपनी तरफ से हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी बेटा, अगर तुम्हें यह लगता है तो हमें माफ कर देना। ऐसा मत बोलो माँ, मैंने तो आज तक तुम्हारे अलावा किसी को माँ का स्थान नहीं दिया और न कभी दूंगा। मुझे मालूम है तुम कैसे मेरे लिए रात रात भर जागी हो, यहाँ तक कि आज तक मुझे यह भी पता नहीं चलने दिया कि मैं तुम्हारा अपना सगा बेटा नहीं हूँ। शायद पद्मिनी माँ भी होती तो वह मुझे इतने लाड़ प्यार से नहीं पाल पाती। तुमने मुझे अच्छे से अच्छा रहन सहन दिया, पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहती हुई अश्रुधारा बता रही थी कि उसे हिमाद्री से कितना प्यार है। अगले दिन पद्मिनी की फोटो को स्थापना करके पंडित जी ने शांति यज्ञ और हवन किया। इस धार्मिक आयोजन में होटल में ठहरे हुए अधिकांश लोग, होटल स्टाफ सभी सम्मिलित हुए। हिमाद्री ने खुद अनुभव किया कि हवन के पवित्र धुएं में एक महिला की आकृति निकलकर परम ब्रह्म में विलीन हो गई। हिमाद्री ने पूरी श्रद्धा से माँ को नमन किया। पंडित जी ने शांति यज्ञ और हवन के बाद बताया कि दिवंगत आत्मा को शांति मिल गई है और पद्मिनी माँ को मोक्ष प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात वापस काशीपुर जाने के लिए दोनों कारों में सामान रखवा दिया। हिमाद्री ने माँ से कहा, मैं अभी आता हूँ माँ। वह बहादुर के साथ में नदी के पास में गया और बहादुर से पूछा, कहाँ खड़ी थी माँ? बहादुर ने उस शिलापट की ओर इशारा करके बताया। उसने शिलापट पर अपना माथा टेका। जलधारा की तरफ देखकर उसे लगा उसकी माँ सफेद वस्त्रों में उसे अंतिम विदाई दे रही है। पंडित जी ने तो कहा था कि अब पद्मिनी माँ की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया है, अब वह कभी नहीं दिखेंगी, पर हिमाद्री को अब भी माँ का ममतामयी रूप दिखाई दे रहा था। नदी का जल वैसे ही साफ व निर्मल अविरल गति से बह रहा था। पहाड़ों पर छाई हरियाली बिल्कुल साफ, आसमान, श्वेत बर्फ की लदी पहाड़ों की चोटियां अब भी वैसे ही साफ दिखाई दे रही थी और इन सब के ऊपर आसमान में परिलक्षित होता पद्मिनी माँ का चेहरा एक ऐसा विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था जो हिमाद्री जीवन की अंतिम सांसों तक याद रखना चाहेगा। जब हिमाद्री मुड़कर कार की तरफ चला तो उसकी आंखें नम थी, पर मन में उसके अपार शांति थी। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए
तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।